ज्ञान और अनुसंधान पर किसी विशेष समुदाय, क्षेत्र या राष्ट्र का नियंत्रण होना वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को चरितार्थ नहीं करता। प्राचीन काल में भी भारतवर्ष में नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन करने दुनिया भर से लोग आया करते थे। वर्तमान परिदृश्य में भी आवश्यक हो गया है कि भारत अपनी धरती पर विश्व के यूनिवर्सिटी को आमंत्रित करें, ताकि ज्ञान विज्ञान की परंपरा अनवरत कायम रहे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम यूजीसी द्वारा जारी किए गए नए ड्राफ्ट पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में अपना कैंपस खोलने का इजाज़त दिया गया है। हम इसके नियमन, शुल्क, स्वायत्ता आदि विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है, ये देख लीजिए। संस्कृति आईएएस परिवार एक नया फाउंडेशन बैच लेकर के आई है और इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। बैच का जो प्रारंभ तारीख है उसे नोट कर लीजिए, या इसी महीने यानी कि 23 जनवरी को शुरू किया जा रहा है और इसका जो वक्त रखा गया है वह दोपहर के 3 बजे रखा गया है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए, यह बैच जो है आप ऑफलाइन मोड में तो ले ही सकते हैं, यानी कि कक्षा में आकर के बैठ के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग लाइव बैच लेना चाहते हैं घर से ही, वो लाइव बैच भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी एक सुविधा दी गई है उन सभी लोगों के लिए जो हाइब्रिड बैच लेना चाहते हैं, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए, जरूरी बात यह है कि इसमें नामांकन प्रारंभ हो गया है, यानी कि आप जल्द से जल्द अपना नामांकन लेकर के सीट सुनिश्चित इस बैच में जो 23 जनवरी से होने जा रहा है, वक्त बहुत कम है, तो सीट सुनिश्चित करा लीजिए। इस संबंध में कोई और विशेष जानकारी चाहिए तो संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी यह टीम जो है आपके लिए बहुत एफर्ट लगा करके वीडियो लाती है, तो आप इसे बदले में हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन कर सकते हैं। चलिए, अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आज का ये जो खबर है यह चर्चा में क्यों है, सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। अगर आप अखबारों के पन्नों पे नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि यूजीसी का एक गाइडलाइंस जो है, दरअसल एक ड्राफ्ट है यूजीसी के द्वारा, यह अखबारों की सुर्खियां बने हुई। आप देखेंगे यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2023 ओपनिंग द कैंपसेस डोर। इसमें आपको बताया गया है कि एक ड्राफ्ट लाया गया है जिसमें यूनिवर्सिटी भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अपना कैंपस खोलने की इजाज़त दे रही है। जैसे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, एमआईटी, ये सब इंडिया में आ सकते हैं। और कहा गया है कि जो छात्र हैं, जो अध्ययन अध्यापन करने वाले लोग हैं, इस ड्राफ्ट का स्वागत कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को और थोड़ा डिटेल से देखेंगे। देखिए, यह जो है एम जगदीश कुमार, ये यूजीसी के अभी चेयरपर्सन है, अध्यक्ष हैं। इन्होंने एक न्यूज़पेपर का कटिंग लगाते हुए दिया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में सून स्टार्ट इंडिया चैप्टर, यानी कि विदेशी जो विश्वविद्यालय हैं बहुत जल्द ही भारत में अपना कैंपस खोल सकेंगे, अध्ययन अध्यापन का कार्य करवा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मामला पूरा है क्या। आप जानते हैं यूजीसी रेगुलेशन करती है भारत में उच्च शिक्षा को, तो उसने एक ड्राफ्ट बनाया है और कहा है कि जो भी विदेशी विश्वविद्यालय हैं वह अपना कैंपस यदि भारत में खोलना चाहें, तो अभी तो ड्राफ्ट आया है, इस पे और डिटेल से आना बाकी है। जब बिल आ जाएगा इस पे तो और डिटेल से चीज़ें आ जाएगी, तो वह अपना कैंपस भारत में स्थापित कर दे सकते हैं। यूजीसी ने अपने ट्विटर हैंडल से भी इसकी जानकारी दी है और उसमें बताया है कि शीर्ष 500 रैंकिंग के जो यूनिवर्सिटी हैं पूरे विश्व में, वह अपना कैंपस भारत में अभी लगा सकते हैं। उसके अलावा भी इसमें कुछ गाइडलाइंस है इस ड्राफ्ट में, इसको भी हम विस्तार से देखेंगे। देखिए, एमआईटी हो गया या जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो भी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हैं वो सब भारत में अब आ सकते हैं। तो एक देखिए, सबसे पहली बात इसको समझिए कि अगर ऐसा होता है तो भारतीय शिक्षा में एक नई पहल होगी, ये क्रांति होगा भारत में शिक्षा के लिए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारा 2020 का था, उसमें भी इस चीज़ की बात की गई थी, उस पर डिटेल से आगे बात करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक आमूल परिवर्तन हो सकता है। आप जानते हैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर बहुत सारे प्रश्न उठते रहे हैं, ऐसा भी कहा जाता रहा है। बहुत सारे विद्वान जो हैं, शिक्षा विशेषज्ञ हैं, वो कहते रहे हैं कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सर के बल खड़ी है, तो पहले तो इसमें सुधार करके इसे पांव के बल खड़े कीजिए, फिर चलने की बात की जाएगी। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 आई थी, उस
इन सब चीज़ों को शामिल किया गया था। उसी के तहत उच्च शिक्षा को बेहतर करने के लिए, उसकी गुणवत्ता वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए यूजीसी ने एक नया गाइडलाइंस, ये ड्राफ्ट जारी किया है। इस पे और हम विचार विमर्श करेंगे। उससे पहले मैं आपको ज़रा एक बार ये बता देता हूँ कि दरअसल ये यूजीसी होता क्या है, ताकि आप इसे समझ सकें कि संस्था के पास और क्या-क्या ताकत है, कैसे इस काम को करेगी। यूजीसी आप जानते हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे कहते हैं, और यह इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में ही है। और देश भर में अन्य 6 जो है केंद्रीय इसके कार्यालय भी हैं। या शिक्षा, जैसे विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में शिक्षा प्रशिक्षण जो है, उसके बाद जो आपकी विश्वविद्यालय की मान्यता देने की बात है, फंडिंग देने की बात होती है, वित्तीय सहायता, ये सब काम किया करती है। और मानकों के समन्वयन के लिए भी ये जिम्मेदार है। उच्च शिक्षा में एक सांविधिक निकाय है यह, और इसको जो है पूर्व में यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग हुआ करता था, जिसकी स्थापना 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई थी। ये बाद में भारत के हमारे राष्ट्रपति भी रहे थे। चलिए, इससे जुड़ी हुई अन्य पहलुओं पर जरा हम अब बात कर लेते हैं विस्तार से। देखिए, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, यानी कि यूजीसी ने जो अभी यह ड्राफ्ट लाया है अपना, उसमें कौन कौन सी बातें रखी गई है कि विदेशी यूनिवर्सिटी कैसे भारत में अपना कैंपस खोल सकती है। कुछ जरूरी बातों पर देखते हैं। वैसे आप चाहें तो यूजीसी के वेबसाइट में पे जाके इसे पढ़ भी सकते हैं। ये पूरा अभी एक ड्राफ्ट है, ये पूरा फाइनल अभी बिल नहीं आया है। ऐसा माना जा रहा है कि इसका पूरा जो फ्रेमवर्क है वो जनवरी के इस महीने के अंत तक आ जाएगा। आप इस पे फीडबैक भी दे सकते हैं, यानी कि यूजीसी के वेबसाइट पे जाकर के आप अपने तरफ से अपनी राय दे सकते हैं कि सरकार इसमें और क्या बेहतर करे। ठीक है, इसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा। तो फाइनल चीज़ें जो है उसे मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए, क्यूएस वैश्विक रैंकिंग है। क्यूएस जो है रैंकिंग तय करती है विश्व की यूनिवर्सिटी की, कॉलेजेस की। तो ये जो रैंकिंग है, वैश्विक रैंकिंग, इसमें जो विश्वविद्यालय शीर्ष 500 आया होगा वह भारत आ सकता है। वो कैसे, उसका 2 फॉर्मेट है, यानी तो ओवरऑल वो टॉप 500 में हो। मान लीजिए हर एक सब्जेक्ट के लिए यूनिवर्सिटी, जैसे ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी है, वो अपने आप में ही एक बड़ा ब्रांड है। या फिर कोई यूनिवर्सिटी हो जो विषयवार श्रेणी के लिए, यानी किसी सब्जेक्ट के लिए बहुत फेमस हो, जैसे इकोनॉमी के लिए कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, मैनेजमेंट के लिए कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है। या तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी ही बहुत ऐसी हो, या फिर किसी एक सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह के दोनों तरह के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वो यदि टॉप 500 में है तो उनका वेलकम इंडिया में किया जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी टॉप 500 में नहीं है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, जो इस रैंकिंग में खुद को नहीं लाती है, अपना रैंकिंग इसके तहत, इसके मापदंडों के तहत नहीं करवाती है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो उसके लिए क्या कहा गया है कि वो रेपुटेड हो, उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी हो, उसका कामकाज बहुत अच्छा हो, तो वह भी यहाँ आकर के कैंपस शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में जो है 10 साल के लिए इजाज़त दिया गया है, यानी कि मान लीजिए 2023 ये है, तो अगर अभी आ जाता, अभी बिल आ जाएगा, सब काम सही से हो जाएगा, यूजीसी गाइडलाइंस को सही से करने लग जाएगी, तो 2033 तक या 35 तक, जब भी मतलब ये कैंपस खोलेगी कोई भी यूनिवर्सिटी, उसके 10 साल तक वह शुरुआत में सुविधा अपना दे सकती है, अध्ययन अध्यापन का काम करा सकती है। इसके बाद यदि सरकार को लगा कि इसने हमारे सारे दिशा निर्देशों का पालन किया है, इसके कार्य को आगे जारी रखा जा सकता है, तो फिर उसे आगे की इजाज़त दी जाएगी। और यहाँ देखिए, पहले क्या था कि भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी कैंपस खोलने से कतराती रही है, इस पे हम चर्चा करेंगे। उसकी समस्या क्या है कि भारत में प्रवेश कैसे होगा, उसकी फ़ी कैसी होगी, क्योंकि विदेशी इंस्टीट्यूट जो है ना, उसका फ़ी बहुत ज़्यादा है। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं, आप ऑक्सफोर्ड का देखेंगे, आप कैम्ब्रिज का देखेंगे, तो किसी एक कोर्स का, जैसे ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, या कई जगह 4 साल का, तो 3 या 4 साल के ग्रेजुएशन का फ़ी जो है 1 करोड़ से ऊपर है। कई यूनिवर्सिटी में तो 2 और 3 करोड़ तक जाता है। और भारत में आप देखेंगे, जैसे आईआईटी में देखिए 4 साल की ग्रेजुएशन है, तो 10 से 12 लाख फ़ी है। तो अब यहाँ 10 से 12 लाख फ़ी है और वहाँ 1 करोड़ फ़ी है। तो कैसे पाटेंगे? इतनी बड़ी जो खाई है शुल्क को लेकर के, भारत सरकार इस पे कैसे पार पाएगी? तो ये कंसर्न रहता था। भारत सरकार पहले भी कहती रही है कि ठीक है, लेकिन इतना फ़ी नहीं होगा। इस बार सरकार ने क्या किया है, थोड़ा सा लचीलापन दिखाया है इस बिल में, और कहा है कि भाई आप तय कीजिए कि प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, आप देख लीजिए आपको कैसे स्टूडेंट चाहिए, उसके बाद आप देख लीजिए कि आपको फ़ी कैसा रखना है। ध्यान रखिए, जितना भी प्रवेश प्रक्रिया आपको जैसे लेना है, फ़ी जो भी रखना है, लेकिन ये सब कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए।
और इस पे नज़र किसकी रहेगी? यूजीसी की। यहाँ एक दो चीज़ें और समझ लीजिए। प्रवेश प्रक्रिया जो है, अभी एडमिशन आप देख रहे हैं भारत के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, इसमें रिजर्वेशन दिया जाता है। तो क्या एक मामला ये भी फंस रहा था, क्या ऐसे जो यूनिवर्सिटी आएंगे उसमें भी रिजर्वेशन की व्यवस्था होगी? अभी ऐसा माना जा रहा है कि शायद ऐसा ना हो पाए, जो विदेशी यूनिवर्सिटी आए वो रिजर्वेशन शायद ना दें, शुल्क में छूट भी बहुत हद तक ना दें वो। तो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट जो है उनको एक दर्जा दिया जाएगा। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट का मतलब ये हुआ कि उनको पूरी स्वायत्ता दी जाएगी कि आप एडमिशन कैसे लेते हैं, आप एग्जाम कैसे देते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर कैसे रहते हैं, आप किनको एडमिशन देते हैं, ये सब आप कीजिए। बस पारदर्शी तरीका से कीजिए, हमारे यूजीसी के गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। अभी भी आप भारत में बहुत सारे यूनिवर्सिटी देखेंगे, कॉलेजेस देखेंगे जिसे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया है भारत सरकार ने। जैसे कि मैं जेएनयू की चर्चा करूं, अगर आईआईटी की चर्चा करूं, आईआईएम आपको बताऊं, आईआईएमसी बताऊं, या ड्यू के बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह को भी ऐसी स्वायत्ता है कि वो अपना सब कुछ करिकुलम जो है निर्धारण खुद ही करते हैं। तो इन्हें भी यह स्वायत्ता दी जाएगी ताकि यह बेहतर तरीके से यहाँ आ सके, इन्हें सुविधा मिल सके। ये फैकल्टी भारत से रखना चाहते हैं या अन्य स्टाफ कहाँ से लाना चाहते हैं, भारत से रखना हो तो भारत से रखें। इन्हें लगता है कि मान लीजिए अब एमआईटी यहाँ आ रही है, ऑक्सफोर्ड आ रही है, ऑक्सफोर्ड को लगता है कि नहीं मैं यूरोप के ही फैकल्टी को यहाँ लाऊंगा, स्टाफ को लाऊंगा, तो उन्हें छूट है वो लाएं। उनको जहाँ से भी बेहतर फैकल्टी मिले वहाँ से वो कर सकते हैं, तो उनको इसकी छूट दी जाएगी। बस ध्यान यहाँ एक जो है ना कंसर्न पहले भी था, यहाँ भी अब ये कंसर्न होने लगा है, वो है नेशनल सिक्योरिटी को। ध्यान रखिए, जब फैकल्टी या स्टाफ की बात की जाएगी तो यहाँ नेशनल सिक्योरिटी की कंसर्न फिर से आ जाएगा। क्या है नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न? यहाँ भारत सरकार पहले से भी ये कहती रही है कि भाई स्टाफ के नाम पे कौन से लोगों को आप भारत में लाएंगे, उसका क्या हित है भारत में, समझना पड़ेगा। क्योंकि भारत का संबंध ऐसा देखेंगे वैश्विक राजनीति में है, बहुत सारे देशों के साथ तो हमारा मित्रतापूर्ण संबंध है, लेकिन बहुत सारे हमारे शत्रु राष्ट्र हैं। तो उनका क्या हित है, वो कौन लोग होंगे भारत में, कैसे आएंगे वो पढ़ने पढ़ाने वाले, तो इसकी समस्या बनी रहेगी। तो इस पर थोड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ है कि अगर फिर देखते हैं कि बिल आएगा कैसे स्पष्ट होती है इन सब बातों पर, उस पर नजर तो बनी ही रहेगी। लेकिन फिलहाल ये है कि उनको छूट रहेगा। और देखिए यहाँ हालांकि एक लाइन लिखा है जो मैं कह रहा हूं कि अध्ययन कार्यक्रम नहीं और राष्ट्रीय हित या उच्च शिक्षा में मानकों को खतरे में यदि डालते हैं तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। उनको कहा जाएगा कि भाई आप हमारे नेशनल कंसर्न के खिलाफ जा रहे हैं, आप हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं आ रहे हैं, तो अब आप अपना काम कीजिए, अपना कैंपस यहाँ से बंद कर लीजिए। तो ये भी बात कही गई है। पहले ये भी था कि भाई यहाँ अगर कोई यूनिवर्सिटी आती है तो यहाँ आकर के और यहाँ से जो प्रॉफिट उसको मिलेगा इस भारत से, उसको अपने देश वो ले जा सकती है कि नहीं। तो भारत में इसके लिए अलग अलग मान्यताएं हैं, उस पर थोड़ा हम डिटेल से बात करेंगे। अभी मैं इतना बता दूं कि भारत में ये है कि नहीं, अगर आप प्रॉफिट यहाँ से ले रहे हैं तो यहीं पे उसको आप लगाइए। एक तो यहाँ के यूनिवर्सिटी और कॉलेज को प्रॉफिट के हिसाब से नहीं देखा जाता है, सामाजिक दायित्व है शिक्षा। तो इसमें ये नहीं कहते हैं कि आप जो है प्रॉफिट कमाइए, अगर आप इनकम हो रहा है तो आप उसे दोबारा से शिक्षा के क्षेत्र में ही इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, हॉस्टल बनाइए, नए कोर्स कीजिए और फैसिलिटी वगैरह दीजिए, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दीजिए, फ्री शिप दीजिए, आप इंटर्नशिप दीजिए। तो ये सब करने की व्यवस्था थी। लेकिन इनको अब इस बार छूट दिया गया है कि यदि आप यहाँ आते हैं, आपको जो भी प्रॉफिट होगा, आपको लगता है कि अपने देश में ले जाना चाहिए, तो आप बेशक उसे ले जाइए। लेकिन ये सब जो है फेमा 1999 के कानून जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, उसके तहत होगा, इस पे निगरानी रखी जाएगी। बस बात ये की गई है। और सबसे अहम बात कि आपको ऑफलाइन मोड में शिक्षा देनी होगी। यानी कि अगर आप अपना कैंपस खोलते हैं, मान लीजिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत के नई दिल्ली में अपना कैंपस खोला, तो नई दिल्ली में उसे पूरी अपनी शैक्षणिक गतिविधियां चलानी होगी कैंपस में। ये नहीं कि वो ऑनलाइन यहाँ ना शिक्षा देने लग जाए, कि आपको ये नहीं कि आप ऑनलाइन शिक्षा दें, या आप जो डिस्टेंस एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन के तहत भी आप शिक्षा नहीं देंगे, ये नहीं चलेगा। आपको कक्षाएं लगाने पड़ेंगी, आपके जो फैकल्टी होंगे वो कक्षा में आएंगे, छात्र बैठेंगे, वहां एक विचार विमर्श होगा। यानी कि पूरा माहौल जो सरकार चाह रही है वैसा ही, जैसा कि आपको पेरेंट्स इंस्टीट्यूट जो आपका है ऑक्सफोर्ड जहां है, तो ऑक्सफोर्ड में जो वातावरण रहता है, जो माहौल रहता है, वही माहौल नई दिल्ली वाली कैंपस में आपको रखना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये व्यवस्था की गई है। जैसे इग्नू क्या करती है, डिस्टेंस एजुकेशन है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, ये सब चीजें। वैसे भी कोविड के दौरान बहुत सारे शिक्षा विशेषज्ञ जो हैं उनका मानना रहा है कि कोविड के दौरान जो है ऑनलाइन शिक्षा पे ज्यादा जोर हो गया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट भी, फैकल्टी भी इससे बहुत सहज नहीं हो पाए, वो गुणवत्ता नहीं आ पाई शिक्षा की। तो बात की गई कि नहीं, अब आपको ऑफलाइन मोड में ही देना पड़ेगा, यहीं से सारे काम जो है करने पड़ेंगे आपको। चलिए, ये तो कुछ पॉइंट हो गए, कुछ प्रमुख बिंदु मैंने बता दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो यूजीसी के वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हैं जाके। आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, देखिए, जो भी यूनिवर्सिटी विदेश की इंटरेस्टेड होगी उन्हें प्रक्रिया के तहत कैसे आना पड़ेगा, वेबसाइट आधारित प्रक्रिया होगी, एकदम पारदर्शी व्यवस्था रखा गया है, तो उन्हें इसके तहत आना पड़ेगा। यूजीसी कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव के लिए एक अलग पोर्टल ही बनाने की बात की है, अभी बना नहीं है, लेकिन ऐसी बात की गई है कि एक अलग पोर्टल ही इस काम के लिए अलग से बना देंगे, और एक समिति बनेगी आयोग द्वारा, और यह समिति जो है वह तय करेगी कि किस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर इजाजत दिया जाए, जो 45 दिनों के भीतर आवेदनों पर विचार करेगी। यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ आवेदन करती है, जैसे एमआईटी मान लीजिए, भारत के बेंगलुरु में कैंपस खोलने के लिए एप्लीकेशन देती है, तो सबसे पहले उसको पोर्टल के थ्रू आना पड़ेगा, ठीक है, और इसके लिए एक अलग पोर्टल बन जाएगा, वहां जाएगी, वेब के थ्रू आके पोर्टल पे पहुंचेगी, और एक कमिटी के पास उसका एप्लीकेशन पहुंच जाएगा। वो 45 दिन के भीतर इस पर चर्चा करेंगे और बता देंगे, सिफारिश करेंगे कि ठीक है भाई, एमआईटी को यहाँ कैंपस खोलना चाहिए या नहीं, सरकार के पास सिफारिश पहुंच जाएगी। अब अगर मान लीजिए यह सिफारिश पहुंचा यस में कि ठीक है आप कैंपस खोलिए, अलाउ कर देता है, तो फिर जो आवेदन है वो पास होने के बाद 2 साल के अंदर आपको अपना कैंपस खोलना पड़ेगा। ही नहीं कि लंबा समय लगा रहे हैं, 10 साल लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको जल्दी से जल्दी अपना कैंपस खोलना पड़ेगा, यहाँ अध्ययन अध्यापन का काम करना पड़ेगा। और उसके बाद 2 साल का समय लगा, ठीक है, उसके बाद 10 साल तक आपकी यह मान्यता रहेगी, आपने बेहतर काम किया तो आगे और अनुबंध बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सब चीजें इसमें है। देखिए, पूर्व में किए गए कुछ प्रयास को देख लेते हैं। मैंने पहले ही हिंट देता रहा हूं मैं कि यह पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी इस तरह की कोशिश की गई है कि भारत में विदेशी यूनिवर्सिटी यहाँ आके कैंपस खोले। अभी जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष एम जगदीश कुमार, उन्होंने बड़ा अच्छा एक इंटरव्यू में कहा है कि देखिए, भारत में अभी तक छात्रों को पढ़ने के लिए 2 ही चॉइस है, विकल्प हैं। एक तो वो भारतीय विश्वविद्यालय में पढ़ें, दूसरा कि वो विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ें तो वहां जा कर के पढ़ें। अब वहां जाने में क्या हो रहा है कि एक तो पढ़ाई का खर्च आ रहा है, ट्यूशन फी, प्लस वहां रहने का जो है, खाने का खर्च बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट का 1 करोड़ फी हुआ, प्लस रहने का 3-4 साल का बहुत ज्यादा खर्च वहन करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि यहीं पे आकर के करें। तो पहले के जो प्रयास थे उसी को आगे बढ़ाया गया है। पहले भी प्रयास किए गए लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं रहा था, कुछ मुद्दे थे, उस पर हम विचार कर लेते हैं। देखिए, 1995 में बात की गई थी कि विदेशी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करने के लिए पहला कानून पेश किया गया, लेकिन वह विधेयक ही पूरा तरह से निरस्त हो गया। इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि जैसे 1995 की बात की, या 2005-6 में से संबंधित एक और मसौदा आया और वो कैबिनेट चरण तक ही रह गया। इस दोनों चीजों को ना नजर पे रख के एक बात समझ लीजिए, यहां पर थोड़ा राजनीतिक एंगल से सोच के देखिए आप। भारत की जो सरकार लंबे समय तक चलती रही थी, 2012-14 तक, वह गठबंधन की सरकार थी, और गठबंधन की सरकार में कई पार्टियां मिलकर के काम करती थी, और उसमें जो गठबंधन में एक वामपंथ दल है, तो वो इसमें शामिल थे। इनका मानना हमेशा से रहा है कि शिक्षा का बाजारीकरण ना करें। अगर विदेशी संस्था यहाँ आ जाएगा तो फी बहुत महंगा हो जाएगा, हम उस सब पे थोड़ा सा देखेंगे चर्चा। तो यह चीजें ना बहुत सफल हो नहीं पाया। अभी भी आप देखेंगे सरकार नई शिक्षा नीति लेकर के आई 2020 के तहत, और उसमें इन बात को रखा था विदेशी इंस्टीट्यूट को भारत में लाने का। अभी भी जो यूजीसी ने किया वो बिल लेके नहीं आई है, ध्यान रखना है, यहाँ बिल लेके नहीं आई है, उसने ड्राफ्ट बनाया है, लोगों के लिए ओपन किया है, आप भी अपना विचार जाके दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार ने कई कानून ऐसे लाए, कृषि कानून वगैरह, जिसको लाया गया और फिर उस पर विवाद हुआ, फिर वो निरस्त हो गया। 2015 का भी आपको ध्यान होगा, एक भूमि अधिग्रहण बिल सरकार सीधे ले आई थी, लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं हुआ, चर्चा नहीं हुआ उस पर, तो वो बिल निरस्त हो गया। सरकार इस बार यह रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। एक अच्छी पहल है तो सरकार चाह रही थी कि क्यों ना पहले ड्राफ्ट ले आए, लोगों को 1 महीना विचार विमर्श करने दें, जो सजेशन आए उसका वेलकम करें और फिर इस पे बात करें। तो यहां पे राजनीतिक रूप से यह सफल नहीं हो पाया था उस समय। फिर जब नई शिक्षा नीति लाई गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, उसके तहत
शिक्षा को वैश्वीकरण करने की बात की गई, भारतीय शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बढ़ाने की बात की गई, तब इसे फिर से प्रयास इसका शुरू कर दिया गया। अब जरा देख लीजिए इसमें इससे क्या प्रावधान थे, जो भी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मैंने चर्चा किया, तो इसमें समझ लीजिए इस पॉलिसी में इससे रिलेटेड क्या बात था। विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की सुविधा दी जाएगी, अपना कामकाज वो यहाँ कर सके इसकी व्यवस्था की जाएगी, जो भी ड्राफ्ट में कहा भी गया है। प्रवेश की सुविधा के लिए एक विधायी ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसके भी बात भी की गई कि वेब रहेगा, पोर्टल बनेगा, एक कमिटी बनेगी, तो ये सब चीजें होगी। और एक अन्य स्वायत्त संस्थानों के बराबर विदेशी विश्वविद्यालयों को नियामक प्रशासन के संबंध में विशेष छूट दी जाएगी। मैंने पहले ही कहा कि अभी यहाँ जैसे एडमिशन होता है तो आरक्षण बेस पे होता है, तो ये कंसर्न है कि क्या वो आरक्षण देगी वो संस्था। तो अभी तो माना जा रहा है कि शायद वो आरक्षण ना दे, छूट ना दे फी में, तो ये सब चीजें हैं, तो उनको कुछ विशेष छूट भी देना होगा आपको। देखिए हर चीज आप अपने शर्त पे नहीं मनवा सकते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका विकास नहीं होगा आपके देश का। तो जब वो संस्था यहाँ आ रही है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये भी कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। आप हर बात को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, नज़रअंदाज उनकी बातों को नहीं कर सकते। तो अब अगर हम ये सब चीज़ें कर लेते हैं, यूजीसी हो जाता है, कई सारे यूनिवर्सिटी आ जाते हैं, तो क्या क्या लाभ होंगे जरा देखिए। इससे उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में कमी आएगी। अभी जो हमारे स्टूडेंट हैं, देखिए 4.5 लाख से अधिक छात्र जो हैं विदेशों में पढ़ने जाते हैं प्रतिवर्ष। ये जो है यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का एक आंकड़ा है, इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ने जाते हैं। तो देखिए ये जो पढ़ने गए छात्र, तो ये यहाँ से धन ले गए, यहाँ की इनकम जो है भारत की, वो जहाँ गए वहाँ इन्होंने दिया, प्लस ये युवा वर्ग है, तो यह श्रम बल हमारा बाहर चला गया। तो एक तरह से आप ये समझिए कि शिक्षा हासिल करने के उद्देश्य से ये गए थे, लेकिन हो गया पलायन। बहुत सारे स्टूडेंट तो लौट के आते नहीं, उधर ही सेटल हो जाते हैं। तो हमारी जो टैलेंट है वो बाहर निकल रहा है, हमारे यहाँ गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा ना होने की वजह से समस्या आ रही है। तो क्यों ना उन यूनिवर्सिटी को हम यहीं ले आए, जो अभी तक चॉइस था कि आप या तो इंडियन इंस्टीट्यूट में पढ़िए या फिर विदेश जाके पढ़िए, तो हम क्यों ना ऐसा कर लें कि भारत में रहिए और विदेशी संस्थान में पढ़िए। दोनों बातें फुलफिल हो गई, तो हमारा पैसा भी हमारा पास रहेगा, शिक्षा का जो उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य था वह पूरा हो जाएगा, और जो टैलेंट का पलायन होता था वह भी नहीं होगा। तो इससे एक फायदा तो होगा। अभी आप देखेंगे यूक्रेन रशिया का जो बाढ़ हुआ था, चल ही रहा युद्ध दरअसल, इसमें आपको यूक्रेन में हमारे जो भारत के छात्र थे वो मेडिकल की पढ़ाई करने बड़ी संख्या में जाते हैं, उनको लाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी आप देख रहे हैं। तो अगर यहीं पे वो उस तरह की यूनिवर्सिटी, यूरोपियन यूनिवर्सिटी आ जाए, तो इतनी बड़ी तादाद में छात्र वहाँ जाएंगे ही नहीं, यहीं पे सुविधा हो जाएगी उनके लिए। तो एक तरह से जो कभी कभी इस तरह से राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न होती है, यह भी नहीं होगा। दूसरी, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, व्यवसाय अध्ययन, कला और मानकी, और भी ऐसे विषय जो हैं जिस पे अच्छी डिग्री लेना चाहते हैं स्टूडेंट, विदेशी डिग्री हासिल करना चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको भारत में ही मिल जाएगी, यह एक सुविधा हो जाएगा। आगे की राह जरा आप समझ लीजिए कि क्या क्या हो सकता है। वर्तमान में भारत के 18 से 23 आयु वर्ग के लगभग 1/4 छात्र किसी विश्वविद्यालय में नामांकित हैं या कॉलेज में। तो अगर और भी यूनिवर्सिटी यहाँ ओपन होकर के आती है, यहाँ से कैंपस खोल, तो स्टूडेंट का जो एडमिशन की तादाद है वो बढ़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा, अभी जो 1/4 आप देख रहे हैं, तो इसकी संख्या बढ़ेगी, अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड होंगे, सीट बढ़ जाएगा, अधिक से अधिक लोगों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। देखिए वैश्विक विश्वविद्यालय के यहाँ आने पर नामांकन में भी वृद्धि हो सकती है, लेकिन यहाँ कुछ और बातें हैं, उस पर भी समझ लीजिए आप कि यहाँ भारत सरकार का कहना है कि आप यदि कैंपस खोलते हैं तो आपको वही क्वालिटी रखनी पड़ेगी जो आप वहाँ पे अपने पेरेंट्स इंस्टीट्यूट में क्वालिटी रखते हैं, उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। साथ ही इससे क्या होगा कि भारतीय यूनिवर्सिटी जो है, इनका भी एजुकेशन का क्वालिटी जो है इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और समझिए कि भारत के छात्र विदेश डिग्री लेने क्यों जाते हैं, इसका मूल पर्पस क्या है, यही ना कि बढ़िया जगह पे प्लेसमेंट हो जाए, अच्छा पैकेज आए। तो अगर क्वालिटी वैसा नहीं रहा, भारत में कैंपस ओपन कर दिया ऑक्सफोर्ड, पैसे भी ले रहे हैं, लेकिन वही क्वालिटी नहीं रहा, वही माहौल नहीं रहा, तो अच्छी जगह नहीं होगा। फिर सब कुछ करने के बावजूद भी जिनके पास पैसा है वो बाहर जाते रहेंगे, तो फिर हमारी समस्या तो बनी की बनी रह गई। तो सरकार ने एकदम कहा है कि आपको क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना है, यह तो करना ही पड़ेगा। दूसरी एक बात और है कि एक हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो विदेशी इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटी हैं,
वह भारत में कैंपस खोलने के लिए इंटरेस्टेड हैं क्या। अभी जैसे आप देखेंगे यूजीसी के चेयरमैन ने कहा है कि कई सारे यूरोपियन इंस्टीट्यूट जो है, यूनिवर्सिटी हैं, वो इंटरेस्टेड हैं, वो कांटेक्ट किए हैं भारत से कि आप हमें यहाँ इजाज़त दीजिए। लेकिन देखना पड़ेगा कि यह कितनी धरातल पर सही हो पाता है। आपको मैं एक उदाहरण दूँ कि जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी के, यूरोपियन इंस्टीट्यूट हैं, ये सब अरब के कई देशों में अपना इंस्टीट्यूट खोले भी हैं, अपना कैंपस खोले भी हैं, पर वो बहुत सफल नहीं हो पाया है। वहाँ अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो यह भी एक इशू भारत के लिए बना रहेगा। यूजीसी को इस पे नज़र रखनी पड़ेगी। और सबसे अहम बात यह है कि यह अभी जो है ड्राफ्ट है यूजीसी का, ध्यान रखना, यह क्या है, एक ड्राफ्ट है, ठीक है। ये फाइनल रेगुलेशन नहीं है, ये बिल नहीं है जो इस महीने के, जनवरी महीने के अंत तक आ जाएगा। तब हम इसको समझ पाएंगे कि और क्लियरिटी से कि इसमें क्या क्या और बातें की गई हैं, क्या क्या रखा गया है, सजेशंस वगैरह सही से समझ में आएगा। तब और क्लियरिटी से हम इस पर चर्चा कर लेंगे। तब तक आप इस मुद्दे पे नज़र बनाए रखिए। चलिए अब एक जो है प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन यह जो इसका जवाब है यह इस पूरे चर्चा के दौरान ही शामिल है। तो ध्यान से प्रश्न देखना है, मैं कीवर्ड बताता चलूंगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने की अनुमति देने के लिए जारी मसौदा, जो ड्राफ्ट है, मसौदा नियम से संबंधित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन पे आपको, ठीक है। शुरुआत में विश्वविद्यालयों को केवल 10 साल तक काम करने की मंजूरी दी जाएगी। मैंने प्रक्रिया में प्रमुख बिंदु में इसकी बात की थी। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो ना, वीडियो दोबारा से देख लीजिए। आयोग द्वारा गठित एक समिति आवेदनों पर 45 दिनों के भीतर विचार करेगी। इसकी भी चर्चा की है। वैश्विक विश्वविद्यालय अनिवार्य रूप से ऑफलाइन मोड के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी शिक्षा देंगे। अब आपको इस तीनों कथन पर विचार करना है और जो भी इस 3 में से सही हो उस पर उसका चयन करना है और चयन करके दिए गए जो विकल्प हैं उसके आधार पे उसको चुनना है। देखिए, विकल्प ए में केवल 1 है, बी में केवल 1 और 2 है, सी में 1 और 3 है और डी में केवल 3 है। तो ये 4 आपके विकल्प हैं। आपको देखना है कि कौन सा सही है। जो भी सही जवाब लगे आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखिए कि इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं। आप किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसका भी स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक पे आज हम जितनी चर्चा पर चर्चा किए हैं ये आपके अध्ययन अध्यापन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी। जल्द ही नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।